बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे, बच्चा मार्ग से भटक जाए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो माँ बाप के लिए चिंता का विषय है कि किस क्षेत्र में बच्चे को पढ़ाई कराई जाए, बच्चे को इंजीनियरिंग में डाला जाए या मेडिकल में डाला जाए, कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी रहेगी। ये विषय के साथ माता पिता प्रश्नकर्ता के पास जाते हैं। कोई बच्चे को हायर एजुकेशन करना है, विदेश में जाकर के पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करनी है, तो एजुकेशन सिस्टम में आज के समय बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर माता पिता या विद्यार्थी स्वयं कंफ्यूज रहता है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आज का आपको पता ही है कि आईएएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें बैठते हैं, एग्जाम में देते हैं, तो प्रश्न रहता है कि भाई वो उसमें करके निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। उन चीजों के विषय में जो ये आज हम इस टॉपिक को लेंगे। सर्वप्रथम हमें बेसिक चीजों को समझना हो। ज्योतिष में सब्जेक्ट को समझने के लिए अगर हमें तीन चीज समझ में आ जाए, भाव, ग्रह और नक्षत्र, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कौन सा भाव शिक्षा के लिए बना है, कौन सा ग्रह शिक्षा के लिए अच्छा है, और कौन सा नक्षत्र डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है। और अब ये तो थी पॉजिटिव चीज। नेगेटिव चीज क्या है? कौन सा भाव सबसे ज्यादा अशुभ है, उस भाव का स्वामी यदि हाउस ऑफ एजुकेशन में या हाउस ऑफ हायर एजुकेशन में या बुद्धि भाव पर या कारक ग्रह के साथ संबंध बना ले तो वहीं पर वो प्रॉब्लम पैदा करता है। वक्री ग्रह विघ्न पैदा करते हैं। तो एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे। जब भी बात एजुकेशन की आए तो आपको फर्स्ट हाउस को ढंग से देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट हाउस को ढंग से देखना है। अगर फर्स्ट हाउस शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो अच्छी बात। और साथ में क्या देखना है कि नक्षत्र कौन सा है। भाव, नक्षत्र, फिर आए फोर्थ हाउस पर। चतुर्थ भाव जो इस समय में हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो आपका फोर्थ हाउस है, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन हाउस भी कह देते हैं। चौथे भाव से तक हम कॉलेज की शिक्षा देखते हैं। कहां से लेके कहां तक? 8वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक फोर्थ हाउस से देखना। तो ये जरूर समझ लेना है कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। कोई 10वीं में है, 9वीं में है, 8वीं में, 12वीं में है, तो आपको डिसाइड करना है कि ये सारा मामला फोर्थ हाउस हमें समझाएगा।
तो एजुकेशन का हाउस कौन सा हो गया? फोर्थ हाउस, इसको हमेशा याद रखिएगा। हायर एजुकेशन का हाउस नवम भाव। अब ये तो पहला, चौथा और नौवां, इनका डायरेक्ट संबंध है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। अब एक भाव ऐसा है, हाँ प्रताप जी। सर बहुत सारी पुस्तकों में सेकंड हाउस को भी विद्या और शिक्षा का भाव बताया गया है। कोई बात नहीं, मैं बात क्लियर कर। हमेशा किसी भी पुस्तक में कुछ भी लिखा है, उस लेखक के मन की तह तक पहुंचो कि उसने इस बात को क्यों, किस लॉजिक के साथ लिखा है। सेकंड हाउस एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन? जो हमें परिवार से मिलती है, जहां पर छोटा बच्चा खाना खाना सीखता है, चलना सीखता है। अब छोटे बच्चे की कहानी को समझे तो वो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। शुरुआत में बोले जाने वाले शब्द माँ, बाबा, पापा, ये सारे के सारे ये वाली एजुकेशन सेकंड हाउस में। हम कहें कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पहली क्लास से पांचवी, ये हमने मान लिया, हर देश में अलग अलग। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब पांचवी तक के बच्चों को हम अबोध बालक मानते हैं। अबोध बालक चल जाने दे यार, ये ऐसे ही, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो हम उन्हें बच्चे कहते हैं। और वो, उनको ज्यादा हम उनसे उम्मीद नहीं करते बहुत दिमागी ज्ञान की। और वो हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम कहते हैं अच्छा है। क्योंकि सेकंड हाउस से प्राइमरी एजुकेशन देखी जाती है, पर प्राइमरी एजुकेशन के प्रश्न ना के बराबर आते हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, कुछ सन की माताएं जरूर कभी कभी पूछ लेती हैं कि मेरा बच्चा तीसरी क्लास में है और पढ़ नहीं रहा। तो अच्छा, मैं तो उल्टा आदमी हूँ थोड़ा सा इस मामले में। मैं कहता हूँ पढ़ा क्यों रहे हो? तो बड़े टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं पढ़ नहीं रहा। मैं कहता हूँ पढ़ा क्यों रहे हो? अरे उसने आते ही जन्म लिया, तुम्हारे घर पे कोई अंग्रेजों की कैद थोड़ी करवा ली उसने। उसको खेलने दो, कूदने दो। चलो वो उनका अपना विषय है। बच्चे की मानसिक विकास को रोक दिया जाता है तोता रटंत विद्या से। अब जो पांचवी से आठवीं तक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस से हम स्पीच भी देखते हैं, बोलने की कला। अब पांचवी से आठवीं तक बच्चे को हम ये मानते हैं कि अभी एक्सप्लेन करने लायक है, ये अपनी हर चीज को ढंग से अब एक्सप्लेन कर लेता है कि मैं नहीं आया स्कूल तो क्यों नहीं आया, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसका लड़ाई, किसका झगड़ा, किसका फसाद, उसकी सारी समझ में आने लगी। तो ये सब थर्ड हाउस है। और पांचवी से आठवीं तक की बच्चे से सबसे ज्यादा मेहनत कराई जाती है। उधर से तो मास्टर पिल जाते हैं और इधर से जो है माँ बाप पिल जाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए उस तीसरा भाव ना संघर्ष का भाव है। वो ऐसे ही नहीं बना है, सबसे ज्यादा मेहनत वहीं से आती है निकल कर। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पंचम भाव को दी जाती है, क्योंकि पंचम भाव किसी भी एजुकेशन सिस्टम को शार्प एज देता है। शार्प एज का मतलब ये है कि उसको एकदम धारी लग जाती है, धार लग जाती है हथियार को। किसी सब्जेक्ट को तुरंत समझने की कला ये पंचम भाव से आती है। जिन्हें सब्जेक्ट समझ में नहीं आता वो पंचम भाव की कमजोरी से नहीं आता। तो क्या ऐसे लोग पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते। उन बच्चों को रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ेगी। बड़े ध्यान से समझना है। आप तुरंत
आप इन सूत्रों को उस व्यक्ति की कुंडली से भी देख सकते हैं। प्रश्नों के तो हम शुरू करेंगे ही करेंगे, और कुंडली में भी ये सब चीजें दे सकते हैं। जैसे मान लो बच्चे का पंचम भाव कमजोर है और माँ बाप कहें कि बच्चा पढ़ाई में ठीक है, इसका मतलब बच्चा सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार। छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये सभी के सभी विघ्न डालने वाले हैं, एजुकेशन में विघ्न डालने वाले। 10वां भाव आपकी सफलता है, अचीवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, कि बच्चा कितना अचीव करता है। जैसे कई पेरेंट्स की ये समस्या होती है कि बच्चा पढ़ता है जी, सारा दिन घर में बैठ के पढ़ता है, हमें बच्चे से कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट हमें उसकी किस्मत से है कि वो अचीव नहीं करता, मेहनत ज्यादा करता है पर अचीव नहीं करता। तो ये 10th हाउस का विषय है। अब कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि फला अच्छी यूनिवर्सिटी में या फला कॉलेज में या फला स्कूल में क्या बच्चे का एडमिशन मिल जाएगा? और ऑटोमेटिक बात है, माँ बाप जब पूछेगा इस क्वेश्चन को तो अच्छे स्कूल या कॉलेज की बात पूछेगा, घटिया स्कूल कॉलेज की तो बात पूछेगा नहीं। तो ये प्रश्न 11वें से रिलेटेड है। अब आपको मैंने सारे भावों को समझाया, पॉजिटिव चीजें भी समझाई। अब यहाँ पर एक स्टेप हमें और आगे बढ़ना होगा। वो स्टेप क्या है? हमें निकालना होगा कि कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ भाव कौन सा है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा, प्रश्न ध्यान से सुनो, कुंडली का सबसे ज्यादा अशुभ भाव कौन सा होता है? ये जनरल प्रश्न है, आप प्रश्न कुंडली को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। 8th गुरुजी। जगदीश जी ने कहा अष्टम भाव। प्रदीप जी आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से तो भाव जो है 6th भाव और 8th भाव दोनों ही खराब हैं, पर 6 इज कंपटीशन का भी है, तो इसलिए 6 को नहीं, 8th को ही मानेंगे। 8th को माना। सर मेरे हिसाब से 3rd हाउस। सर 12th हाउस। 3rd हाउस, क्योंकि 3rd हाउस 8th का 8th है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से दूसरा प्रश्न इसी के संदर्भ में सर 12th हाउस, सर 12th हाउस। कोई बात नहीं, कुछ भी है, आप लोगों के पास कोई लॉजिकल सिस्टम है कि भाई अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये होगा? आपने अपना अपना अंदाजा लगाया कि किसी ने 6ठे को बुरा माना, किसी ने 8वें को बुरा माना, किसी ने 12वें को माना, किसी ने 3रे को माना। पर क्या हमारे पास कोई पक्का सटीक सूत्र है कि इस कुंडली में तो यही भाव सबसे ज्यादा शुभ? चलो नहीं होगा तो मैं आज आपको एक बहुत प्यारा सूत्र देता हूं, आपको कभी भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको कैसे जज कर पाएंगे कि भाई मेरी कुंडली में तो ये भाव खराब और तुम्हारी कुंडली में ये भाव खराब? अब भाव तो 6ठा 8वां 12वां हमने कह दिया भाई खराब, पर कितना खराब? हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अशुभ। कि हम कैसे मानेंगे कि सबसे ज्यादा जो अशुभ भाव, जब तक हमें नहीं पता होगा और वो किसी भाव में जाके बैठेगा तो कितना कबाड़ा करेगा। जैसे हम देखते होंगे 6ठे भाव का स्वामी केंद्र में बैठ गया, भाग्य भाव में बैठ गया, तो हम ये नहीं समझ पाते कि ये तो पता लगे गड़बड़ कर दी, पर कितनी गड़बड़ कर दी, हाउ मच, तो वो हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक सूत्र देता हूं, बड़ा प्यारा सूत्र।
कहीं पर भी लगाइए, वर्षन में लगाइए या प्राशरी सिस्टम में लगाइए। ये फलित के कुछ सीक्रेट फार्मूले हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा खुश होकर के। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। रत्ना जी कह रहे हैं लगने 6, 8, 12 नहीं, ये फार्मूला थोड़ी। चलिए, आपने ये देखना है छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में से इस भाव में मूल त्रिकोण राशि विराजमान है। मूल त्रिकोण राशि विराजमान 6, 8 और 12 भाव में, इन 3 भावों में जिस भी भाव में मूल त्रिकोण राशि बैठी होगी वही भाव का स्वामी सबसे ज्यादा गड़बड़ करे, यानी वही भाव सबसे ज्यादा अशुभ भाव कहलाए। जैसे किसी का वृष लगन हो, घर नंबर 2 का लगन हो, तो आप देखें कि अष्टम भाव में धनु राशि फॉल करती है, अष्टम भाव में धनु राशि फॉल करेगी। और जो धनु राशि है वो गुरु ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, समझ में आया? गुरु ग्रह की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। तो छठे भाव में हम देखते हैं तो क्या आता है? तुला राशि। और 8वें में क्या आता है? धनु राशि। और 12वें में क्या आता है? मेष राशि। आप इस सिस्टम को समझना। वृष लगन एक ऐसा लगन है जिसमें सबसे ज्यादा 6, 8, 12 में मूल त्रिकोण राशियां पड़ती हैं। तो सबसे ज्यादा वृष लगन ऐसा है जिसका छठा भी खराब, 8वां भी खराब, 12वां भी खराब। और हर एक में नहीं होगा ये ध्यान रखना। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। इसमें से भी बोला जी आपने तीनों खराब बता दिया, पर सबसे ज्यादा अशुभ किसको मानो? जब भी ऐसी बात आ जाए ये देखा करो तीनों में से सबसे ज्यादा बली कौन सा है। छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी में से जो सबसे ज्यादा बली होगा वही सबसे ज्यादा अशुभता का कार्य करेगा। अब यहाँ पर मिथुन लगन बच जाता है लगभग। अब कैसे? मिथुन लगन में छठे भाव में कौन सी राशि फॉल करेगी? वृश्चिक नंबर 8। और ये किसी की भी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। 8वें में कौन सी फॉल करेगी? मकर। यहां पर भी मामला गोल है। और 12वें भाव में पड़ेगी वृष राशि। क्या ये वृष राशि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है? चंद्रमा। गलती कर गए, चंद्रमा। ये ध्यान रखना, चंद्रमा। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष है, इसको लिख लो। अब आप हायर रेंज के स्टूडेंट हो गए, और हायर रेंज का स्टूडेंट हमेशा छोटी गलती करता है, बड़ी नहीं करता। तो जिसका भी मिथुन लगन है उसका 12वां भाव सबसे ज्यादा शुभ माना जाए, निश्चित रूप से। अब ना छठा का चक्कर ना 8वें का चक्कर, सीधा 12वां भाव। तो मिथुन लगन वाले में 12वें भाव का स्वामी जा करके जिस भाव में जाएगा वहां सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगा। अब इसी प्रकार से सिंह लगन वालों के लिए बड़ा आसान सा काम है। सिंह लगन के साथ छठा भाव, 8वां भाव, दोनों ही भाव ऐसे हैं
जहां पर मूल त्रिकोण राशि फॉल कर, सिंपल है भाई। छठे भाव में धनु राशि है, नहीं सॉरी 5 और 6 11, 11 10 नहीं, छठा बच गया, छठा बच गया, आठवां भी बच गया, कन्या में आती है सर, कन्या में छठे और भाव में चौथा भी 11 नंबर है। मतलब सिंह लगन में बच गए, बचाव हो गया। तो आप इसी प्रकार से इस सूत्र को लगा के देखिएगा, आपको हमेशा और सटीक आंसर मिलेगा कि कौन सा लगन है, उसमें छठा, आठवां और 12वें में से कौन सा सबसे ज्यादा अशुभ माना जाए या एक से अधिक अशुभ माने जाएंगे। ये चीज आपने इस तरीके से सिंपली देखना है कि मूल त्रिकोण राशि किस हाउस में फॉल कर रही है। बहुत आसान है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना देखना कि मूल त्रिकोण राशि है या नहीं है। नहीं है तो इतना शुभ नहीं है। यही कारण है कि हमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कंफ्यूज करते हैं। कई बार हम कहते हैं छठे भाव का स्वामी लगन पे बैठेगा तो दिमाग को खराब करेगा, पर वो दिमाग का बहुत तेज आदमी होता पट्टा, फिर कहते हैं यार ये क्या गड़बड़ हुई। कई बार अष्टम भाव को हम कहते हैं कि यार ये, आपने कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका लग्नेश छठे में बैठा है, बंदा बहुत सही काम कर रहा है, बहुत सही प्रोग्रेस कर रहा है, हम फिर टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या सूत्र फेल हो गया। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो ट्विस्ट देते हैं, इनको थोड़ा सा हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि चीजें बिल्कुल सटीक है। हाँ सीमा जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि आपने जो मिथुन लगन के केस में बात बताई, वृष राशि 12th हाउस में पड़ेगी, तो उसमें हम चंद्रमा की प्लेसमेंट जिस हाउस में होगी या प्लेसमेंट नहीं देखनी, हमने किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट नहीं देखनी, हमने ये देखनी है जो राशि उस भाव में विराजमान है क्या वो किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है या नहीं। जैसे वृष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि, तो वहां भी चंद्रमा की आ गई, एक की आ गई मूल त्रिकोण, तो हमने 12वें भाव को राउंड कर दिया। हाँ साहब ये है 12वां भाव, यहाँ पर है कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र अपवाद के रूप में भी आएगा। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। सूर्य ग्रह हो या चंद्रमा हो, अगर वो अष्टमेश हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा या सूर्य हो करके किसी भी भाव में जाएगा तो वह नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ अपवाद है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, भाई छठे आठवें में तो चलो नुकसान नहीं करेगा, पर अगर वो आठवें में तो चलो नुकसान नहीं करेगा, छठे और 12वें का स्वामी हो गया तो क्या होगा। जैसे अभी मिथुन लगन में जो है चंद्रमा यहाँ पे हो रहा है, तो छठे और 12वें का अगर स्वामी हो जाए तो कम नुकसान करता है पर बहुत कम करता है, इतना पता नहीं चलता। यानी सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं है, ना के बराबर है, और अष्टमेश का होने का तो दोष ही नहीं है। तो इन सूत्र को आप अपनी पर्सनल कुंडली में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा भाव अपना, जब उस भाव की दशा चलेगी वो कहाँ बैठा है, तो किस भाव में वो साइड इफेक्ट देगा।
अब ऐसे में क्या है, एक सूत्र है कि ये छठे, आठवें, 12वें के जो लॉर्ड है ना, ये किसी शुभ भाव में ना बैठे, जैसे लगन में ना बैठे, पंचम में ना बैठे, नवम में ना बैठे, बाकी जगह बैठ जाएंगे तो सुलट लिए जाएंगे, मतलब उनको संभालना आसान। सबसे ज्यादा पहले 5वें और 9वें ये बड़े सेंसिटिव हाउस होते हैं, ये अग्नि तत्व की प्रधानता लिए हुए होते हैं, इसलिए जो लोग फायरी होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। फायरी लोग बड़े डीप एनालिसिस वाले होते हैं और छोटी सी चीज से यूं यूं हो जाते हैं, हिल जाते हैं। ये वो भाव है जो व्यक्ति के अंतर्मन तक असर पैदा कर देते हैं। तो पहले में, 5वें में, 9वें में जो भी ग्रह बैठता है वो अपना बहुत असर पैदा करता है। कहां पर असर पैदा करता है? उसकी सेंसिटिविटी के लेवल पर। ये हमारे डायरेक्ट भाग्य से जुड़े हुए होते हैं। ये हाउस वो है जो जीवन की ऊंचाइयों से जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रह ही बैठे तो ही अच्छा है, नहीं है तो कोई बैठे ही ना तो। ये षष्ठे, षष्ठवें, द्वादश नहीं होने चाहिए, नहीं तो विघ्न पैदा कर। कुछ लोगों के जीवन में संघर्ष इसीलिए आ जाता है, ना चाहते हुए भी संघर्ष आ जाता है। आप देखना, कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। उसके मूल कारण यही है कि उनके पहले, 5वें और 9वें भाव में कोई ना कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो अच्छा नहीं है और उस भाव को डेंटेड कर रहा है। और ये डेंटेड होते जल्दी है, केंद्र इतनी जल्दी डेंटेड नहीं होता, केंद्र में शक्ति ज्यादा है, उसमें कोई अशुभ ग्रह बैठ भी गया ना वो संभाल लेगा। पर ये 5वां, 9वां ये है ना, मामला बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है। मतलब फास्ट सर डेंटेड जल्दी नहीं होता, क्योंकि फास्ट तो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। हाँ, ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल लॉजिकल बातें मैंने आप लोगों को बताई। ये भाव की बातें हुई। अब हम आते हैं ग्रहों के ऊपर। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी की बुद्धि के स्तर को समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि का संबंध बुध ग्रह से, बुद्धि की चतुराई का संबंध बुध ग्रह से है। अब यहाँ पर बुद्धि और चतुराई की बातें चल। अब चतुर तो चोर भी बहुत होता है, चालाक भी बहुत होता है, पुलिस वाले का भी उस्ताद होता है। पुलिस वाले भी वहां दिमाग नहीं लगा सकते जहाँ चोर दिमाग लगा लेता है। हाँ प्रताप जी। सर मुझे जरूरी कहीं जाना है, हाँ तो मैं आज्ञा चाह रहा था। ठीक। धन्यवाद। तो बुध ग्रह बुद्धि और चालाकी दोनों को प्रदर्शित करता है। गुरु ग्रह ज्ञान सीखने की ललक को दिखाता है। ध्यान रखना, ज्ञान सीखने की ललक, आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त कर लेने की कितनी जिज्ञासा है। कई लोग होते हैं उनको ज्ञान व्यान कुछ नहीं समझ में आता, वो कहता है या तो मेरी बात मान लो, नहीं या तो तुम नहीं या हम नहीं। सिंपल उनका कंसेप्ट लाइफ का, या तो मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूं वैसे करो, नहीं तो तुम नहीं या हम नहीं। कर देते ना लोग। सूक्ष्म बुद्धि का स्तर, सूक्ष्म विश्लेषण, वैसा विश्लेषण कि किसी के लिए खराब ना हो, अपना फायदा, सब कल्याण, खुद का कल्याण और दूसरे का भी कल्याण जिसमें निहित है,
वो गुरु का विचार है। गुरु कहता है अपना तो फायदा हो, पर अपने फायदे में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये गुरु से आने वाला विचार है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पढ़ने वाली पुस्तकें हैं, बुक्स आपकी गुरु रूप में है। और कलम यानी पेन, राइटिंग्स लिखते हैं ना जिससे, वो बुद्ध करे है। कलम जो है बुद्ध रूप है, बुक्स आपकी गुरु रूप है। तो हमारे पढ़ाई के लिए ये 2 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये 2 ग्रह देख लेने मात्र से ही तुरंत पता लग जाता है कि इस बंदे में ललक कितनी है और व्यक्ति चतुर कितना। चतुर किसे कहते हैं? कि आपको सिस्टम को जल्दी से जल्दी कैसे मेमोराइज करना है, इसकी कला आप में आनी चाहिए। होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम सुन रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार वो जा रहा है, वो हमारे दिमाग में जा रहा है और दिमाग में सब कुछ याद रहने वाला है। यहीं से वो गलतियां करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुद्ध का उपयोग खत्म। पेन तो लिया ही नहीं उन्होंने, कॉपी ली ही नहीं। इसलिए जो भी ज्ञान ग्रहण करो आप, कॉपी पेन लेके बैठो। कोई स्पीकर बोल रहा है, कॉपी पेन लेके बैठो। चाहे वो महाराज जी के प्रवचन हो, चाहे सुनील वशिष्ठ जी के प्रवचन हो, दोनों में ही याद रखना, कॉपी पेन लेके बैठो। किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, कुंडली दिखाते हो, तो कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो। ये मत सोचो जो वो कुछ कह रहा है, जो कुछ बोल रहा है मुझे सब याद है, सब याद है, सब याद है। घर से बाहर निकलने के बाद 70% भूल जा रहा है। मोटी मोटी चीजें समझ में आनी है, बाद में जाके कहोगे जी क्वेश्चन भूल गया था। मैं क्वेश्चन नहीं भूल गए थे, तुम सब कुछ भूले बैठे। तो ये हमें बारीक अंतर समझना होगा। कॉपी पेन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर। कुछ लोगों के दिमाग में तीव्रता बहुत होती है, तेजी बहुत होती है, प्रकाशित माइंड है, ब्रेन में एकदम बड़ा प्रकाश। ये सूर्य का प्रभाव। अपने ज्ञान का बहुत प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कोई व्यक्ति करता है, तो वो सूर्य की देन है। अब देखिए, कई लोग बहुत पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, पर उस ज्ञान का प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये सूर्य के संबंध से होता है। चंद्रमा का कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 तरह की एजुकेशन। एक तो आपके कॉलेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो कॉलेज सिस्टम में तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हो गई। चंद्रमा का संबंध है आपकी कल्पनाओं से, जहां पर आप कविताएं लिखते हैं, सुंदर चित्रकारी करते हैं, अपने इमेजिनेशन से कहानियां घड़ लेते हैं, बातें घड़ लेते हैं। कई लोग बड़े स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस वाले होते हैं और बहुत अच्छा वृत्तांत चलते चलते दिमाग में बिठा लेते हैं। पहले क्या होता था कि यात्राएं जो होती थी मैक्सिमम आज से 40-50 वर्ष पूर्व, अधिकतर लोग पैदल ही जाते थे। साइकिल बस सब चलती थी, ऐसा नहीं कि नहीं चलती थी, पर ब्याह शादी जो है अड़ोस पड़ोस के गांव में होते थे। तो एक दामाद अपने मित्र के साथ अपने ससुराल गए, तो उसने अपने मित्र को साथ ले लिया। बोले चल भाई, रास्ता भी कटता जाएगा, होगा 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। थोड़ा आलसी टाइप था दामाद, चलने में देरी हो गई तो लेट हो गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो उसके मित्र ने कहा, यार तेरे ससुराल वाले पूछेंगे तो इतना लेट क्यों हो गया, तो तू क्या जवाब दूँ? ये ले, इसमें कौन सा बड़ी बात है,
मेरे पास हो गया जवाब तैयार और उसने अपने दिमाग में एक वृत्तांत गढ़ लिया। बोला यार मैं जो भी बात कहूं वहां पे यस कह दियो। उसके दोस्त ने बोला देख भाई मैं यस तो कह दूंगा पर कोई बहुत लंबी मत फेंक दियो और इतनी लंबी मत फेंक दियो कि मुझसे समेट ही ना जाए। बोला हाँ यार मेरा में बड़बोलापन तो है तो एक टेक्निक आजमाते हैं। अगर मैं कुछ ज्यादा लंबी बात कह दूं तो तू खांस दियो तो मैं समझ जाऊंगा कुछ ज्यादा लंबा हो गया मामला। वो एंट्री करते हैं, स्वागत होता है तो उसकी सास पूछती है कि दामाद जी आज आप लेट क्यों हो गए। तो कहता है सासू माँ क्या करूं मैं, तुम्हारे गांव में जब मैं एंटर करने लगा तो एक ऐसा बंदर जिसकी 20 फुट लंबी पूंछ थी और वो अपनी पूंछ को रास्ते में अड़ा करके बैठ गया। 20 फुट लंबी। तो सास ने कहा 20 फुट लंबी ऐसा बंदर हमारे गांव में, ये कैसे। तो दोस्त ने समझ गया कि ये लंबा कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। उसने खासा करने लगा तो उसने कहा भी ठीक है लंबा पड़ गया। बोला जी ऐसा है नापी तो नहीं है ढंग से मैंने पर 15 फुट तो होगी। फिर वो खास देता है दोस्त। फिर कहता है यार सही सही देख भी नहीं पाया मैं पर 10 फुट से कम तो थी ही नहीं, ये तो पक्का जजमेंट। दोस्त ने फिर खास लिया, वो 5 फुट की पूंछ पे आ गया। उसने फिर खास दिया, बोला भाई 3 फुट तो थी। अब जैसे उसने 3 फुट कहा तो कहा देख खबरदार अगर अब खास दिया तो अब तू क्या चाहता है कि मैं बिना पूछ के बंदर बता दूं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। कि चलते चलते उसने एक इमेजिन कर लिया कि एक बंदर बैठा है और उसने मेरा रास्ता रोक। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन। पर इसका आपकी स्कूल एजुकेशन कॉलेज में कोई डायरेक्ट संबंध सा नहीं होता है। हम ज्योतिषी लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बोले जी चंद्रमा खराब, चंद्रमा मन सो जाए थे, चंद्रमा मन का कारक है, मन नहीं टिकता है। यहीं पर सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आती है और प्रेडिक्शन टोटल फेल होने के चांस। भाई चंद्रमा देखना ही काहे को, और जिस बच्चे का चंद्रमा नीच का हो उसी को कह देते थे ये नहीं पढ़ के निहाल करे। फिर बाद में वही बच्चे पढ़ने के बाद कहते थे कि ये वही पंडित जी थे जिसने कहा था नहीं पढ़ूंगा, आज एक मैं डॉक्टर बन गया, मैं IAS बन गया, मैं तो वकील बन गया, और ये कहता नहीं पड़ेगा, ये ज्योतिष खराब। ज्योतिष खराब नहीं है, ज्योतिष के सूत्र उन्होंने गलत लगा दिए। चंद्रमा का इससे कोई खास महत्व तो नहीं है। हाँ प्रश्न कुंडली में जो चंद्रमा अपनी अहमियत रखता है वो तो रखता ही रखता है, और बाकी और कोई उससे अहमियत। ये गुरुजी हाँ जैसे जो साइंटिफिक इमेजिनेशंस करते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो इमेजिनरी काम करके और फिर उन्हें रियल करते हैं, तो क्या उसमें चंद्रमा का यूज होता है? राहु का। अच्छा। वो क्या चीजें होती है, वो ऐसे कल्पना लोग के ख्याल में चले जाते हैं, ड्रीम्स में चले जाते हैं या कल्पनाओं में चले जाते हैं जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ जैसे आप पुराना वो फिल्में देखते हो हॉलीवुड की, वो एलियंस से टाइप के लोग आएंगे, उनके ऐसे ऐसे मुखौटे आएंगे, वो अगर हथौड़ा भी हाथ में लेके चलेंगे तो इतना बड़ा होगा। मतलब आदमी की इमेजिनेशन से ही बाहर की चीजें, जी। आउट ऑफ इमेजिनेशन। इसलिए तो फिल्मों में चलता है राहु। बच्चों में अगर राहु का प्रभाव तो वो पर्ची बड़ी अच्छी बनाता है नकल करने के लिए। फिर उसकी कहां कहां से पर्चियां निकलती हैं नकल मारने के लिए, तो जिसका राहु होता है ना फिर वो बड़े उस्ताद होते हैं नकल मारने में कि दूर बैठे नकल मार लेते हैं। हमारे एक मित्र होते थे इंजीनियरिंग में, नाम नहीं लूंगा, गुड़गांव में ही रहता है। तो वो कहता मैं
अपने से 4 लड़के जो आगे हैं उसकी नकल मार ली और नकल मार भी लेता। एग्जाम होता है ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और ईडी में तो वो कहता था बाथरूम करके आ रहा हूँ जी, और बाथरूम करके आता और ऐसे ऐसे ध्यान से देखता चलता था, धीरे 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 धीरे, इतनी देर में समझ जाता कि उसमें एलिवेशंस वगैरह बनाने होते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे, मशीन का सेक्शन कहाँ से कट के कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, बस वो ड्राइंग से समझ जाता था वो। फिर आते वो साफ करता कि बेटा गलत हो गया, वो अपने से पीछे वाले को कहता बेटा गलत नकल मारने में फलाने, तो वो ध्यान में बड़े रखते थे कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट, नकल उसी की मारते थे। और फिर अगर वो उनको नंबर कम आते तो उसी को पकड़ते थे कि बेटा तेरे कारण नंबर कम आए। मैं जब गया तो मैंने कहा यार उसके बंदे के चक्कर में कम क्यों आए। एक दिन वो मुझसे कहता है कि मेरे नंबर तेरी वजह से कम आ गए। मैंने कहा क्यों? कहता मैं तेरे पीछे आता हूँ, तूने ढंग से तैयारी नहीं की, अब तूने ढंग से तैयारी नहीं की तो मेरे तो 10 नंबर पहले ही कमाने थे, और ऊपर से तूने तेरी तैयारी नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से फेल होता होता बचा हूँ। भाई तेरे ऊपर ज्यादा मैं भरोसा नहीं कर सकता, तू तो कब फंसवा देगा पता नहीं, तेरा भरोसा। तो ये सब राहु प्रधान है, और ये ऐसे लोग कामयाब बहुत होते हैं आगे चल करके। खैर वो आज भी अच्छा इंजीनियर है, हमारे यहाँ गुड़गांव में बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, कामयाब इंजीनियर है, अच्छे परिवार है। तो मुझे आज भी जब वो आता है कभी मिलने तो बड़ी हंसी आती है उनकी बातों के ऊपर। वो कहता है आज भी मेरी नजर ऐसी ही, मैं घुसता हूँ किसी कंपनी में तो नजर मार के देखता हूँ ये मशीन ऐसे काम कर रही है, ये मशीन ऐसे काम कर रही है, बोला मैं उसे आकर के बना सकता हूँ। तो मतलब दिमाग बहुत तेज है, इसे कहते हैं राहु प्रवृत्ति। राहु प्रवृत्ति है ये शार्पनेस नहीं है, किसी चीज का विश्लेषण कर लेना। कौन सा विश्लेषण? मैथमेटिकल विश्लेषण, वो बुध है। और आंकड़ों के साथ खेलना वो केतु है। जैसे स्टैटिस्टिक्स से बार बना दिए, कॉलम बना दिए, ग्राफ तैयार कर दिया, हम चढ़ रहे हैं, कौन सी कर्व बनी, जे कर्व बनी है कि वी कर्व बनी है, कौन सी कर्व बनी है, तो चार्ट से, बार से, इनसे समझना, अपनी प्रोग्रेस को समझना, अपने डाउनफॉल को समझना। स्टैटिस्टिक्स कहने का मतलब ये है, ये सब केतु के अंडर में आते हैं। या जो महीन मशीनरी का काम है वो भी केतु के अंडर में आता है, पर बड़ी मशीनरी राहु के अंडर में आती है। चलो, वैसे राहु ग्रह को पढ़ाई के दौरान विघ्न करता ही माना जाता है, मतलब विघ्न पैदा कर देता है, पढ़ाई नहीं करने देता। मंगल ग्रह को भी अवरोधक माना गया है पढ़ाई के दौरान। तो मंगल, राहु ये महा अवरोधक ग्रह हैं पढ़ाई के दौरान। शनि ग्रह को भी अच्छा नहीं माना है, पर शनि ये कहता है कि बहुत अच्छा तो नहीं कर पाओगे, पर लगे रहोगे तो पार जाओ। जैसे हमारे वहां के पंडित जी बोला करते थे, बोला भाई तेरा बाड़ा कैसा है कि लठ लेके पीछे लगे रहोगे तो कामयाब हो जाएगा, जिस दिन लठ रखा उस दिन छोरे ने पेन पेपर छोड़ दिया। वो कहते थे चिंता मत करो हम लठ मजबूत रखेंगे। तो इसका मतलब होता है माँ बाप पीछे लगे रहो, जब तक तुम धक्का मार मार लगे रहोगे जब तक बच्चा पढ़ता रहेगा। जिस दिन माँ बाप ने कहा नहीं पढ़ता तो जाने दे, उसी दिन बच्चा कहेगा पकड़ अपनी कलम दब से कहते। तो ये शनि का प्रभाव। तो ये सारे ग्रह मैंने बताए, सारे भाव मैंने बताए। गुरुजी अब हमें समझना ये, हाँ जी, शुक्र रह गया सर। शुक्र पढ़ाई में योगदान नहीं देता, पथभ्रष्ट करता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए पढ़ाई के समय कभी भी शुक्र की दशा नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी काल में शुक्र की दशा
नहीं आनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन तक शुक्र नहीं आना चाहिए, ग्रेजुएशन होते ही चाहिए शुक्र आना। शुक्र का किसी उससे लेना देना नहीं है पढ़ाई, उसका काम है सजना संवरना, अच्छा दिखाई देना, कोई डिजाइनर बाइक लेके घूमना, बढ़िया अपने बढ़िया कटिंग करवाना, डैशिंग फैशिंग बने रहना, और ये सोचना कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, बस उसके अलावा उसका कोई दिमाग काम नहीं करता। ये मैं एजुकेशन आ की जाए बात तो कर फिर रहा हूं। हैं? आ जाए सर, सुनील सर, आ जाए तो मेरा जो बेटा है राम, एक्टर तो बहुत अच्छा बना, 11th हाउस में उसका राहु बैठा है, और पढ़ाई के दिनों में तो यही सब क्या जो आप बता रहे हो, एग्जैक्टली सेम, डिजाइनर बाइक, उस पर पता नहीं क्या क्या आवाजें निकलवा करके, और बन ठन के परफ्यूम फूक पोत के घूमता रहता, ठीक है, बहुत बढ़िया, डंडे लगा लगा के पढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर किसी भी शिक्षा के भाव में वक्री ग्रह बैठ जाए या भावेश के साथ, यानी कि शिक्षा के भाव के लॉर्ड के साथ अगर वक्री ग्रह बैठ जाएगा तो भी विघ्न पैदा होगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न कुंडली आपने लगाई और कहा कि भाई मेरा बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है, अब हम हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे हैं, क्या हायर एजुकेशन सही जाएगी कि नहीं जाएगी, और नवम भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठ जाए, कोई भी वक्री ग्रह बैठ जाए, वो दिखाता है कि पढ़ाई विघ्न के साथ हो, बाधाओं के साथ हो। ये मैं प्रश्न कुंडली पे आ जाऊंगी, मैं प्रश्न कुंडली के सूत्र बता रहा हूं। और अगर लगन पर वक्री ग्रह आ गया तो दिमाग ही सेट नहीं है बंदे का, कभी दिमाग करता है ये करूंगा, कभी कहता है ये करूंगा, कभी कहता है ये करूंगा, और कभी कहता है नहीं पढ़ूंगा। और पंचम भाव पर वक्री ग्रह आ जाए तो जो सब्जेक्ट उसका खुद का होगा उसमें तो दिमाग लगाएगा नहीं, और जो खुद का सब्जेक्ट नहीं है दूसरे सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान लगाएगा। जैसे खुद ने पट्टे ने ले रखी हो मैथमेटिक्स और सीख रहा है एंड्रॉइड मोबाइल की एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किए जाते हैं, मैथ में दिमाग नहीं लगा रहा। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जो विघ्न पैदा करते हैं, शिक्षा में विघ्न पैदा करते हैं। तो एक इमेजिनरी कुंडली बनाई जाए, प्रदीप जी एक इमेजिनरी कुंडली इसी समय की बनाई जाए, और हम देखते हैं कि वो शिक्षा का अच्छी चीजें निकल के आ रही है, बुरी। हाँ रचना हाँ, कई बार ये बुध ग्रह जो होता है वो भी वक्री हो जाता है। है, और बुध ग्रह, हाँ हाँ जी सर, बल्कि सपोज मिथुन ग्रह में बुध वक्री हो गया और पंचम में बैठ गया, फिर बहुत मुश्किल कर देता है, बहुत, मुश्किल कर देता है। हाँ लग्नेश होके वक्री और पंचम में बैठ जाए तो हायर एजुकेशन में बहुत ब्रेक आ जाती है। चलो अभी सभी लोग नोट कीजिए, प्रदीप जी कुंडली बता रहे हैं इसी समय की, 9:59 59 सूरत, कौन सा लगन कौन सा आया प्रदीप जी? नंबर 2 वृष लगन में आया है। सभी लोग वृष लगन की कुंडली बनाइए अपनी कॉपी पेन लेकर के। पक्की बात है, जो है ना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनके पास कॉपी पेन थोड़ी हो, वो सुन रहे होंगे आराम से। फर्स्ट हाउस में राहु, फर्स्ट हाउस में राहु, सेकंड हाउस में मून, सेकंड में मून, फिफ्थ में मंगल और सूर्य। सूर्य और मंगल इस समय साथ चल रहे हैं, पंचम भाव में है, वृष छठे भाव लगन के में, पंचम भाव में, ये ध्यान रखना, वृष हाँ, लगन के पंचम भाव में जी। और छठे भाव में है बुध और शुक्र, छठे में है बुध और शुक्र, आठवें में केतु हो ही है, आठवें में केतु, और सातवें में केतु होगा प्रदीप जी, सॉरी 7वें में केतु,
हाँ, मैं 7 में केतु, और नवम भाव में जुपिटर और सैटर्न। शनि और गुरु नवम भाव में विराजमान है, यानी कि मकर राशि में। सारे ग्रह हो गए। इसमें से वक्री कौन सा ग्रह? वक्री इस समय है, नहीं, सूर्य से देखो, सूर्य तो पांचम में बैठा है, सूर्य मंगल एक साथ। मर्क्यूरी, शनि जुपिटर, पति होगा। सैटर्न सैटर्न और जुपिटर भी तो है। और जुपिटर भी है। शनि भी। अब देखो प्रश्न से आपने क्या पाया कि नवम भाव में वक्री मंगल ग्रह कॉम्बस। बैठे हैं और 2 ग्रह वक्री बैठे हैं। तो आपको क्या कहेंगे? देखिए, शनि अपना स्वग्रही योग करके बैठा है, इसलिए प्रश्न कुंडली में कंफ्यूज मत होना। नवम का लॉर्ड नवम के घर में बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है। तो आप एकदम से मत बोल देना पढ़ाई बहुत अच्छी होगी ना, हायर एजुकेशन बहुत बढ़िया हो। नहीं, बहुत ज्यादा विघ्न है हायर एजुकेशन में, और कोई भरोसा नहीं है कि वो आगे बढ़े ना। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, वृष लगन है और लगन में ही राहु आ गया, तो जो प्रश्न करता है उसके दिमाग में ऑलरेडी राहु है, यानी कि वो बंदा ही कंफ्यूज है, उसे ही नहीं पता कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो ये प्रश्न कंफ्यूजन भरा है। तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो कंफ्यूजन से भरा, उसके दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो आपको क्या करना है कि पहले तो नोट कर लेना है, भाई बुद्धि ही खराब है इसकी। बुद्धि में बल कितना है, ताकत कितनी है बुद्धि में? तो कैसे देखते हैं बुद्धि की ताकत? बुद्धि की ताकत कैसे देखते हैं? बुध को देखते हैं थर्ड लॉर्ड अपने से 5th होकर के बैठे हैं, इसका मतलब कुछ व्यक्ति लोग तो ऐसे हैं जो अभी 1100 रुपए फीस ले रहे और उन्हें ये नहीं पता। गुरुजी, इसमें जो बुद्धि की ताकत तो सेकंड हाउस से पता चलेगी और 5th से। मैं बुद्धि की ताकत बोल रहा हूँ, पंचम से गुरुजी, पंचम से, पंचम से सब गलत बोल। बुध से। अरे लगनेश लगन लॉर्ड से तो बुद्धि की ताकत, इसे पका लगन भी बोलते हैं। लगनेश जहां बैठेगा वही पका लगन बने, जो ताकत को दिखाता है। अब देखो छठे में चला गया कि नहीं चला गया? लगनेश कहाँ गया? छठे में गया, 6th हाउस में। 6th हाउस में चला गया, मामला गड़बड़ हो गया। कहाँ चला गया? पाताल लोक में, लड़ाई झगड़े में। तो दिमाग कहाँ लग रहा है? यानी उसका सही जगह तो दिमाग ही नहीं लग रहा है, उसका तो दिमाग छठे में लग रहा है। छठे का मतलब होता है आ बैल मुझे मार, लेना ना देना ना। ऐसे लड़के देखेंगे ना जो अपने घर के बाहर बैठे रहते हैं, कोई चलता हुआ मिल गया, हाँ भाई फलाने कहाँ जा रहा है? हाँ मैं मार्केट, चल यार मुझे ही ले चल। अब मार्केट चला गया, उसने कहा भाई मैं तो बोरी लेने आया था, बोला चलो भाई बोरी उठा के ला। इसे कहते हैं बैल मुझे मार, लेना ना देना ना, खाली चक्कर काट के आ गया। घर वाले पूछ रहे क्या करने गया था? बोला बाजार गया था। और ऐसा एहसान जताएंगे जैसे कितना बड़ा काम करके आए। घर वाले पूछते कि हमारा थोड़ी करके लाया, जैसे हाँ बैल मुझे मार, लेना ना देना ना, फटे में टांग उलझाना। अगर यही लग्नेश केंद्र में आता, त्रिकोण में आता, तो कुछ शक्ति मिलती, कुछ शुभता प्राप्त होती उसे। ठीक है, तो ऐसे देखी जाती है। देखिए ज्योतिष में छोटी चीजें है ना, उन पर ज्यादा निगाह रखी,
बड़ी चीजें तो वैसे ही आंखों से दिख जाती, प्रॉब्लम छोटी चीजों में ही आती है। जो दाएं बाएं हो जाती है ना, छोटी छोटी चीजें ही दाएं बाएं होती है। एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर में और सीख तड़ में सबसे बड़ा अंतर यही है, एक्सपीरियंस को पता है कि बंदा फंसता कहाँ है, तो इसलिए वो छोटी सी छोटी चीज पे निगाह रखता है कि यहाँ मैं फंसता हूं, तो उसी पॉइंट को वो अपना मजबूत पक्ष बना है। और चीजों को तुरंत समझ जाता है। प्रश्न कुंडली में सारी बातें पता लगती हैं। जब प्रश्नकर्ता को आप लगन बना लेते हैं, तो जैसे आप D1 चार्ट को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैक्सिमम 70 to 80% वो चलती है। बस यहाँ कारेज को फिक्स करना पड़ता है कि आपका जो प्रश्न है उसका आंसर कौन सा भाव देगा, उसको फिक्स करना हो। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर तो ऑलरेडी फिक्स है, जो भी कुछ है वहां तो जो आपने कह दिया। यहाँ कारेश और ग्रह फिक्स होने चाहिए। अब मान लीजिए आपका बच्चे को, आप कहते हो जी बच्चे को जाना है डाटा साइंटिस्ट बनना है, डाटा साइंटिस्ट बनना है जी, ये बच्चा डाटा साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा है या उसमें जाना चाहता है, क्या ये एज ए डाटा साइंटिस्ट कामयाब होगा कि नहीं होगा? अब आपको तुरंत केतु को फिक्स करना पड़ेगा और देखो प्रश्न कुंडली में केतु की क्या स्थिति आई है। अगर केतु सही जगह पे बैठ गया, अब यहाँ पर बड़ा खास बात समझ लो, अगर केतु केंद्र में आ गया तो इसका मतलब उसको ताकत मिल गई, ताकत मिल गई पक्का और बहुत अच्छा डाटा साइंटिस्ट बने। अब यहाँ ये मत कह देना केंद्र में आ गए तो केंद्र खराब हो गया, नहीं भाई, प्रश्न को समझो, उसका आंसर देना है। प्रश्न कुंडली की सबसे ज्यादा मेरे को अच्छी बात ये लगती है कि वो सिर्फ प्रश्न को सुनती है और जवाब देती है, फालतू चीजों से उसका कोई लेना नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि सब कुछ पता लगता है। और ज्योतिषी को मैं बार बार हमेशा लगभग महीने 2 महीने में एक बार जरूर समझाता हूँ, ज्योतिषी को अपने काम से काम रखना चाहिए, सामने वाले की समस्या से मतलब रखना चाहिए। बंदा आया, तो लड़की आई, बोला जी मेरे जो है शादी नहीं हो रही है, शादी का बताओ कब तक होगी। ज्योतिषी कह रहा है अच्छा तो फिर उसका क्या हुआ जो अभी अफेयर चल रहा था? अच्छा 3 अफेयर जो तुम्हारे पुराने चल रहे थे उनका क्या हुआ? अरे यार तेरे को क्या लेना देना, तू ये बता कि इसकी शादी कब होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये चीजें जब आप आगे बढ़ोगे तो ये चीजें पता करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसमें तुम्हारा क्या पर्पज हल हो रहा है और सामने वाले का क्या हो रहा है। वो उस चीज पे तो डिस्कस ही नहीं करना चाहता और तुम उसी चीज पे डिस्कस करना चाहते हो। इट्स मीन आपके मन में खोट है, आप क्या दिखाना चाहते हो। तो हमेशा गाइडेड मिसाइल की तरह काम करो, मिसगाइडेड की तरह मत करो और सिद्धू की स्टाइल में मत काम करो। वो कुछ कर देता है कुछ, तो देखो पूरा रायता फैला के रख दिया उसने, है ना, पंजाब में। तो ऐसे ही ज्योतिषी बनो तो रायता मत फैला देना, फिर वही बात करो जो सामने वाला चाह रहा है, जिस चीज का आंसर सामने वाला चाह रहा है सिर्फ वही बात। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वो ये समझ जाएगा कि भाई चलो बंदे को नहीं आता होगा, क्या फर्क पड़ गया। आपको तो पता है ना आपको कितना आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत है, ये सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी पकड़ मजबूत है। एक दिन वक्त आएगा लोग आपसे कहेंगे कि आपकी पकड़ मजबूत है, पर किसी को तंग करके
अपनी पकड़ को मजबूत मत दिखाइए, फिर अपना ये मान। मैंने देखा है कई ज्योतिषियों की आदत होती है इधर दाएं बाएं की फालतू बकवास करने की। बंदा पूछ रहा है कुछ, बंदा जवाब दे रहा है कुछ, ले दे करके उनका जो है ना दिमाग चलता ही अफेयर के ऊपर है, रिलेशनशिप पे है, मैरिटल मामलों पे। दूसरा जैसे दुनिया जान के कोई दूसरी चीज नहीं। अरे यार उसको नौकरी नहीं मिल रही, तुम उल्टी बात कर रहे हो। उसको नौकरी पे फोकस करो कि बेचारे को नौकरी कब लगेगी। उसको तुम क्या रेमेडी दे सकते हो जिससे उसको रिजल्ट मिले। और भाई ये तो कुछ चीजें कॉमन सी है, कोई आए हम छेड़ लें उसको बैठ करके, हाँ भाई पति पत्नी का मामला कैसा चल रहा है, तो ठीक चला, नहीं नहीं नहीं, सातवें घर में तो तुम्हारा सूर्य बैठा है, ठीक कैसे हो सकता है, बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। ये कोई रिलेशन होते हैं? अब बंदा टेंशन में, क्योंकि देखो रिलेशन तो अच्छे नहीं है, अब वो तो 99% लोगों के नहीं है। अब आप खामखाई छेड़ रहे हो उसको बेचारे को, फिर वो बेचारा क्या कहेगा थोड़ी देर में, हाँ 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 हो जाता है यार, दिक्कत तो है यार। अरे यार ये क्या बात। हाँ वो बेचारा पूछने तो कुछ आया था, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में लग गया, उसको बताने में लग गया, और बात कहीं की कहीं पहुंच गई। और आपने रेमेडी लिख करके कौन सी दी, शादीशुदा जिंदगी को कैसे बचाए। वो बेचारा आया कि कोरोना काल में नौकरी चली गई। तो ऐसा प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। मैंने देखा है कि स्टूडेंट भी एक दूसरे की परीक्षा लेते रहते हैं, वो ग्रुप पे डिस्कशन चलता है, एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत लो यार, साफ स्पष्ट कहो ये केस है, ये प्रॉब्लम है, ये चीजें आओ एनालिसिस करते, लोगों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। आप पहले ही बेचारे को डिमोरलाइज कर दो। मैं प्रैक्टिस क्लास चलाता था, मैं आपसे ये सोच के बैठा हुआ था कि सब लोग एक्सपर्ट हो गए, पर मैं क्वेश्चन पूछने बैठा, मैंने कहा भाई मामला खुल है, इसको बंद करो, अभी और सीखना बाकी। हाँ सोनल जी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया, क्या कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आजकल लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को मतलब 7th 8th क्लास से ही वो प्रिपरेशन करानी शुरू कर देते हैं, 9th 10th से तो बिल्कुल ही शुरू हो जाती है हायर एजुकेशन के लिए या किसी फील्ड के लिए। तो अगर कोई ये पूछता है कि मेरे बच्चा किस फील्ड में अच्छा काम करेगा या इसका करियर अच्छा बनेगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि उसके लिए हम प्रश्न कुंडली यूज करेंगे या हम लग्न को ही देखेंगे। और दूसरा बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जी, और दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम प्रश्न कुंडली देखेंगे तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि किस फील्ड में बच्चा बहुत अच्छा एक्सेल करेगा। देखिए नंबर 1 बात, दोनों केस अलग अलग है। पहले से ही प्रिपरेशन करवाना, पहले से ही प्रिपरेशन से बोलते हैं तोता रटंत विद्या, जो कि बुध ग्रह से आती है। देखिए मेरा लेवल अगर नहीं है और मैं फिर भी कर रहा हूं, मुझे कोई डॉक्टर की, अब मुझे सोनल जी एक होम्योपैथी की बुक गड़बड़ा दे और कह दें कि जी 2 महीने देती हूँ और टेस्ट लूंगी, मुझे होम्योपैथी की नॉलेज ना हो पर मैं हूँ इंटेलिजेंट, ये पहली शर्त है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, मैं रट्टा मारूंगा। अच्छा भाई फलानी दवा कहाँ काम आएगी, ढिगड़ी दवा कहाँ काम आएगी, ये कहाँ काम आएगी, पर मैं उतना ही जवाब दे पाऊंगा जितना किताब में लिखा है। प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, खुद की नॉलेज जीरो, एनालिसिस नॉलेज जीरो, मैक्सिमम नॉलेज हो जाएगी जीरो। मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देके हो सके पास भी हो जाऊं, पर मैं, अगर मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, बताओ क्या मैं एक कामयाब डॉक्टर बनूंगा? इलाज नहीं कर पाऊंगा। सेम उन बच्चों के साथ होना है, जब तक अंदर से हुक ना निकले, जब तक अंदर से आवाज ना आए किसी भी इंसान के जिंदगी में कि हाँ ये मैं बनना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, जब तक वो कामयाब नहीं होता।
नंबर 2 पॉइंट, क्या ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होते? कामयाब शब्द हटा दो। हाँ, वो बच्चे पास भी होते हैं, एग्जाम भी पास करते हैं और उन्हें जॉब भी मिल जाती है। एंड लास्ट क्या होता है? या तो सुसाइड करते हैं या सारी जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं उनके। फिर से बता रहा हूँ, या तो सुसाइड करते हैं या सारी जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं। कभी भी इस तरह से किसी को प्रेशराइज नहीं करना। ट्रेनिंग जो होती है कुत्तों की होती है। कुत्तों के लिए कोच आता है ना, वो ट्रेन करता है, टॉमी जा फेंक, जा लेके आ, फेंक लेके आ। वो समझ जाता है 5-10 बार में कुत्ता समझ जाता है कि ये फेंकेगा और मुझे उठा के लाना है। तो आप उसको बार बार रिपीट करवा करवा के, बार बार रिपीट करवा करवा के वो काम करा रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य को बनाना है। मनुष्य को तुम अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहीं पर माँ बाप सबसे बड़ी गलती करते हैं। काहे को इंजीनियर बनाना है भाई, काहे को डॉक्टर बनाना है? उसके अंदर से तो आने दो। डॉक्टर बनना भी चाहता है कि नहीं बनना चाहता? इंजीनियर बनना चाहता भी है कि नहीं बनना चाहता? अगर वो बनना चाहेगा तो बन जाएगा, नहीं बनना चाहेगा तो बन करके भी नहीं बनेगा। तो ये आप समझिए बात। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आपने मुझे इंजीनियरिंग में क्यों डाल दिया? बोला 2 कारण। एक तो मेरा बॉस जो था वो इंजीनियर, मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में काम करते, उनका बॉस जो है एसडीओ। बोला एक तो वो, तो उनको तो वही दुनिया लगता था कि छोरा एसडीओ लग जाएगा, पीडब्ल्यूडी में लग जाएगा, बीएनआर में लग जाएगा। महकमों के नाम सारे पता उन्हें, कौन कौन से डिपार्टमेंट में एसडीओ लगता है, इलेक्ट्रिकल विभाग में ये होता है, फलाने में वो होता है। एक तो उनका ख्वाब ये, दूसरा मेडिकल के लिए पैसे नहीं। 2 ही रीजन। अब बना दिया जी, अब बन के भी नहीं बने जी, बन के भी अंगूठा छाप है, कर लो क्या करोगे। पिताजी का मामला नहीं है। अब उन्होंने तो बड़े खुशी में बनाया, वो बड़ा खुश होकर बताते थे कि हमारा लड़का वो एसडीओ बन जाएगा भाई, है देख सरकारी नौकरी लगी नहीं, और देख 12-25, और फिर शादी भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। होता है ना ऐसा, ये सभी के साथ। और हमारे छोटे भाई के साथ तो बड़ी उल्टा हुआ, तो वो फिजिक्स का लेक्चरर बना दिए। तो हमारे पिताजी अब इंतजार करने लगे, अब तो लड़की वालों की लाइन लग जाएगी, क्यों सरकारी नौकरी लग गया छोरा, एक तो फिजिक्स का लेक्चरर, ऊपर से सरकारी नौकरी। तो हमारे हरियाणा में तो गुम हो जाता है कि साथ गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसकी बेचारे की 4 साल तक शादी नहीं हुई नौकरी लगने के बावजूद है। और ये नहीं कि हमारे माता पिता ने कोई नखरे दिखाए हो, कोई दहेज का मामला, मतलब इन लोग इसलिए नहीं आए। जब लोगों से बात करते हैं क्या चक्कर क्या है, तुम करना क्यों नहीं चाहते? बोले जी पता नहीं कितना दहेज देना पड़ेगा, कौन पंगे ले। तो मैंने कहा लो। तो सबसे पहले शादी मेरी हुई थी, और इतनी आराम से हुई थी, कोई कठिनाई नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? कि अपनी कोई डिमांड ही नहीं थी, क्योंकि अपनी कोई औकात ही नहीं थी उस समय। एक नौकरी थी वो भी कच्ची है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न कुंडली से देखें या कुंडली से देखें? तो सोनल जी दोनों ही तरीकों से देख सकते। जिसकी कुंडली बिल्कुल सही है उसकी तो आप कुंडली से भी देख सकते हो, क्योंकि वो इंस्टेंट पर्सन की बात नहीं कर रहे, वो लंबी बात कर रहे हैं। तो आप उस एजुकेशन सिस्टम को उनकी कुंडली में देख सकते हो। सिंपल। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका कि क्या करें? सर कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा उसके लिए? कौन सा प्रोफेशन? देखिए, प्रोफेशन निकालना ज्योतिष के क्षेत्र में इट्स ए टफेस्ट जॉब। लोग कहते हैं मेडिकल टफेस्ट है, मैं कहता हूं बीमारी निकालना सो इजी,
प्रोफेशन निकालना सबसे ज्यादा टफ है। रीजन, कैटेगरी इतनी सारी बनी हुई है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते। होम्योपैथी का डॉक्टर भी डॉक्टर, एलोपैथी का डॉक्टर भी डॉक्टर, आयुर्वेद का डॉक्टर भी डॉक्टर, पीएचडी होल्डर भी डॉक्टर, और पशुओं को डॉक्टर भी डॉक्टर। पर समाज तो उसको एक तरीके से नहीं देखता। किसका आदमी बोला कि कौन सा डॉक्टर, बोला भी मैं बन गया जी वेटरनरी डॉक्टर। बोला डांगर है, ऐसे बोलते हैं हरियाणा में, डांगर है। अब वो बेचारा बता रहा है हम डॉक्टर। मैं बोला रहा पूछ तो ले, डांगर है। मैं एक घटना, सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे साथ के एक लड़का मेडिकल में था, वो वेटरनरी डॉक्टर बन गया। तो मेरे को मिलता है तो मेरे को कहता है वहां मैं डॉक्टर बन गया सुनील। मैंने कहा वाह वाह। अच्छा, मेरे साथ ये था भाई, ये प्लस 1 प्लस 2 में इसने मेडिकल ले रखी थी, बन गया होगा। मैंने कहा कहाँ से करी? तो उसने ऐसी जगह से बताया। मैंने कहा वहां पर भी मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? तो तीसरा एक और था, अरे बोला कुछ नहीं डांगर है। मैं डांगर क्या है? मगर डॉक्टर है कह रहे हैं। कह रहे नहीं डांगर क्या मतलब होता है? पशुओं का डॉक्टर। ये भी कोई बात हुई है? तो कहने का मतलब, अब देखिए, ज्योतिष की निगाह में डॉक्टर तो डॉक्टर है ना। समाज हर डॉक्टर को अलग निगाह से देख रहा है, सोसाइटी अलग निगाह से देख रही है। कुंडली के पास तो एक ही तरीका है, डॉक्टर डॉक्टर। ऐसे ही पीएचडी होल्डर, उसको हायर एजुकेशन, चाहे उसे धक्का ना आता, चाहे उसे धक्का ना आता। मेरे पास एक ऐसा लड़का था, समीर समर्पित उसका नाम था, ओनली +2 पास, इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलता था। वो जो मैं लिखता था उसमें भी गलती निकाल। तो फिर मैंने तो कहा मैं तू ही कर दिया, मेरा काम तू ही कर दिया। वो तू गलती निकालेगा तो इससे बेटर तू ही कर। क्या उम्र थी उसकी? कुछ भी उम्र नहीं, ठीक रहा होगा 17, 18, 19 साल तक। टैरेट कार्ड करता था, रीडिंग करता था, इंग्लिश क्या फराटेदार इंग्लिश बोलता था। और ये मत कहो कि उसको केवल इंग्लिश आती, हर चीज में क्या, सॉफ्टवेयर में क्या, मोबाइल्स में क्या, हर चीज का, सिवाय एक फॉर्मल एजुकेशन को छोड़कर सारी चीज में उसका दिमाग एकदम, मतलब मेरे से ज्यादा। अब बताओ एजुकेशन सिस्टम को क्या कहेंगे आप? और ऐसे लड़कों को मैंने हमेशा अच्छे पैसे कमाते हुए, तो मेरे पास काम करता था 2010 में, मैं 25 से 30 हजार रुपये उसे देता। तो आप इमेजिन कीजिए 2010 में। और एजुकेशन क्या थी? मैं तो आज भी एजुकेशन नहीं देखता किसी को रखता हूँ, मेरा सोचने का थोड़ा सा ढंग डिफरेंट है। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या बनेगा, इसकी कैटेगरी बहुत बड़ी है। फिर भी उसको नियर करने के लिए मैं एक कैरियर का या तो कोर्स कराऊंगा या वर्कशॉप, क्योंकि ये लंबा काम है, 1 मिनट में समझ में नहीं आएगा। कौन सा ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बारीकी से क्या क्या चीजें आती हैं, फिर उसकी कैटेगरी जरूर आप बता पाएंगे। हाँ, राइट प्रोफेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद कहा कि बहुत टफेस्ट और कोई भी ज्योतिषी नहीं निकाल पाता है सही ढंग से। बात अलग है कि कोई ड्रेस में आया हुआ हो, काले कोट देख ले, कहता वकील साहब हो, वकील का अरे यार बड़ा जल्दी पकड़ लिया है, तो वो बात अलग है। जैसे तो गांव में प्लीज जो ऑफिस बॉय जो होता है, ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर वार्डन बॉय होते हैं, इनको भी गांव का आदमी डॉक्टर बोल देता है। बोला डॉक्टर साहब ये पानी चढ़ा दिए, है पानी वो फिर उसको। मेरे साथ एक बार मैं एक हॉस्पिटल में किसी को देखने गया, तो मैं जान पहचान का था, मैंने कहा फलाने तू कहाँ पर आया? बोला सर पानी चढ़ाना है। पानी चढ़वाना है? ऐसा कैसा पानी है जो तेरे को चढ़वाना है, और वो भी हॉस्पिटल में? मैं कहा तेरे चढ़ाना है? बोला हाँ जी।
मेरे पानी चढ़वाने आया हूँ। थोड़ी देर बाद में समझ आया ग्लूकोज को वो पानी बोल रहा है। सर ये कैरियर के ऊपर जो आपने कोर्स की बात की है, प्लीज इसको अपने पास नोट कर लीजिए, आप भूल जाएंगे नहीं तो सुबह तक। आशी जी पैसा दिखाइए, मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। बहुत से लोग एक ने लिख के दे दिया कि 160 रुपए की कोई पुस्तक थी कि 160 रुपए में कराओ। मैंने कहा यार फ्री में ले जाओ ना, क्यों मेरी बेइज्जती करने में लग रहे हो। मैं पहले ही सबसे सस्ता कराता हूँ, इतनी तो मैं किसी से फीस नहीं लेता। अब बात करने के मेरे तो इतने रुपए हो जाते। मैंने कहा तुम यार बहुत बेइज्जती कर रहे हो यार, ऐसे तो मत लिखा करो मेरे साथ। मेरी घरवाली पढ़ लेगी तो वही डांट मार देगी, कहते इतने बुरे दिन चल रहे हैं क्या। प्लीज नोट इट डाउन सर। हाँ नहीं, मैं कैरियर का कराऊंगा और अच्छी खासी फीस लूंगा। अच्छी खासी फीस लेने से सम्मान बढ़ता है, उस व्यक्ति का भी बढ़ता है, स्टूडेंट्स का भी बढ़ता है। आजकल स्टूडेंट्स का मोरल बहुत डाउन है, वो बेचारे 100-200 रुपए की चीजों को देखने लग गए। वो बात अलग है कि 300 रुपए का पिज्जा खा जाते हैं, पर 300 रुपए देने में उनको बड़ी वो दिक्कत होती है। तो इसलिए अब स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा सभी को, और ये मेरी ही कमियां थी जो हमने सबसे कमजोर स्टैंडर्ड कर दिए। चलिए गुरुजी प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न है सर। हाँ बताइए। गुरुजी काफी साल पहले मैं जैसे आपसे नहीं मिले थे तो वो शास्त्री जी के पास जाया करते थे, वो हमेशा प्रश्न से ही देखते थे। वो 2 कुंडलियां बनाते थे, एक प्रश्न की कुंडली और एक हमारी कुंडली के सिर्फ राशियां लिखते थे उसके ऊपर, और वो 1 से 108 के अंक बीच में अंक पूछा करते थे और उसमें इतना सटीक और इतना परफेक्ट आंसर आता था सर। वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना। रविंदर जी, इसे बोलते हैं आरूढ़ लगन निकालना। प्रश्न का आरूढ़ में क्या होता है कि 1 से लेकर के 108 के बीच में कोई भी संख्या बोलनी पड़ती है, और मान लीजिए किसी ने बोल दिया 65 नंबर, 65 नंबर के हिसाब से फिर आरूढ़ लगन खींचा जाता है और उसके हिसाब से जवाब दिया। इसी प्रकार से कुछ और सिस्टम भी है, जैसे किसी फूल का नाम बताओ, किसी फल का नाम बताओ, किसी जानवर का नाम बताओ, जो तुम्हें मनपसंद फल हो तुम्हारा वो बताओ, तो उससे भी प्रश्न का आंसर दिए। जैसे किसी ने कहा भाई गेंदे का फूल, इसका मतलब बंदा नौकरी से रिलेटेड काम के लिए आया है। किसी ने कहा गुलाब का फूल, इसका मतलब मामला जो है शादी का है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम है। रविंदर जी ये आरूढ़ लगन वाला भी मैं कराऊंगा, उसकी आप चिंता करें। ठीक है, इसमें आरूढ़ लगन वो वाला आरूढ़ लगन नहीं है, दूसरे वाला आरूढ़ लगन, इसको भी आरूढ़ लगन। उसमें जो हमारी जन्म कुंडली है उसकी राशियां लिखी जाती थी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो उस समय प्रश्न का जो वो लगना आता था वो उसका एक कनेक्शन है, वो नक्षत्र टेक्निक भी बोलते हैं उसको। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में बाद में कराऊंगा। सिंपल सी बात है, जैसे आपने प्रश्न कुंडली खींची, उसमें लगन में कौन सा नक्षत्र आया, अब उसने आपकी जन्म पत्री खींच दी, और जन्म पत्री में आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है ये टिक कर दिया। तो आपकी एक तरफ आपकी कुंडली है, एक तरफ प्रश्न कुंडली है। तो प्रश्न कुंडली का जो नक्षत्र है उससे आपके जन्म नक्षत्र तक गिनिए, और गिनने के बाद जो 27 नक्षत्र की सीरीज होती है उसको वहां से गिनिए, 3 से भाग कर दीजिए। अगर 1 से आता है, 1 तो मतलब काम बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तुम्हारा काम हुआ पड़ा है। अगर 2 से आता है तो काम में विघ्न है पर होगा। अगर 3 का मतलब 0 आ जाता है, 3 या 0 आए तो ये काम कभी भी नहीं बनेगा। नक्षत्र टेक्निक और भी बहुत सारी टेक्निक है कि आपकी महादशा अंतरदशा जो चल रही है जिस ग्रह की, उस ग्रह की स्थिति प्रश्न कुंडली में क्या है उसकी इक्वेशन से निकाल। तो रविंदर जी, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स इन एस्ट्रोलॉजी, देयर आर लॉट ऑफ, करते करते बावले हो गए। सर वो आर्मी में मेजर रिटायर हुए थे, कम से कम 25 साल में उनके पास गए।
हैं? आर्मी से रिटायर्ड मेजर थे वो, 92 की एज में एक्सपायर हुए हैं, 5 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। तो मतलब वो काफी अच्छे इंसान थे और बढ़िया ज्योतिष भी थे। बिल्कुल। सर अब मैं भी एक प्रश्न के हिसाब से एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती थी कि मैंने एक ये प्रश्न कुंडली लगाई थी। नहीं, आपने प्रश्न कुंडली नहीं लगाई, आप सिर्फ जो क्वेश्चन पूछिए। नहीं सर, मैं बता रही हूँ आपको कि मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैंने कुंडली लगाई। तो जैसे कि इस वक्त में 3-4 ग्रह इकट्ठे वक्री हो रखे हैं, तो उस कुंडली के भी जो लग्नेश थे वो गुरु थे और गुरु वक्री चल रहे हैं। तो उनको मैंने बोला कि देखो गुरु की तुम्हारी, मैं तो इतना उनको ना बता के मैंने उनको इतना ही बोला था कि देखो तुम्हारा काम बनेगा पर थोड़ा समय लगेगा। कहते कितना समय लगेगा? तो आई काउंटेड फ्रॉम द चंद्रमा एंड आई टोल्ड हिम द टाइम कि इस तक जाते हैं तुम्हारे लगन पे या लग्नेश को या कार्येश को या कार्य भाव को टच करेगा, मतलब इतना समय तुम्हें मिनिमम। ऐसा पासी जी हर एक में नहीं होता, चंद्रमा से हर चीज थोड़ी देखो। नहीं सर, वो तो था ही काम का, शुरुआत का ही था वो एकदम जब अपन शुरू कर रहे थे। परंतु प्रश्न मैंने अभी रिसेंटली, मतलब कोई हो गए मुझे 15 दिन, परंतु उसके बाद उस व्यक्ति को 3 बार ऑफर्स आए और तीनों ऑफर्स ऐसे आए कि मतलब कल नौकरी पे आ जाओ, और वो रात को कंफर्म होना था, कंफर्म ही नहीं, मतलब नौकरी नहीं मिली उसको 3 बार। उसकी मैंने फिर देखा, मैं बाद में मैंने देखना शुरू किया तो उसकी सूर्य राहु की दशा चल रही है। और अब उसने कहा पिछले 3 तो खराब हैं, मैं तो हुआ ही नहीं काम, तो अब कब बढ़ेगा? तो मैंने कहा मैं अपना इसका जन्म से मैं इसका देखती हूँ कि इसका दशा कौन सी है। दशा देखी पासी जी ने जो लगाए ना, पहली बात तो वो टेक्निक में ही मिस कर गए। पहली प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने चंद्रमा से देखी। चंद्रमा वाली टेक्निक किसी और कार्य सिद्धि के लिए, नौकरी के लिए नहीं, जॉब के लिए ये मैटर नहीं है, इसलिए जॉब को मैं अलग से कराऊंगा। वो तो गड़बड़ होना ही था। लग्नेश का वक्री होना, ये सामने वाला खुद ही कंफ्यूज है और उसने खुद कंफ्यूजन में उसकी खुद की गलती के कारण जॉब नहीं लगी, ये एक्चुअल। अब उसकी जो दशा है वो सूर्य और शुक्र की शुरू होगी दिसंबर में। तो उसको मैंने बोला ना कि इंतजार करो सूर्य शुक्र की दशा में। हाँ जी, आपने तो बोल दिया सूर्य शुक्र की, ना तो मुझे ये पता कि सूर्य में कितना दम है और शुक्र में कितना दम है। सूर्य में दम है पर शुक्र अस्त है। D9 में कहाँ बैठा है सर? ये सूर्य क्या है, शुक्र क्या है, इसीलिए तो मैं उसका कुछ आंसर ही नहीं दे पाऊंगा। मुझे ये बता दीजिए सर कि अगर शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त और शुक्र का अंतर लग गया तो उसको क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा? शुक्र अस्त है, हाँ जी, सूर्य में शुक्र अस्त है। प्रश्न क्या है, किस चीज से फर्क पड़ेगा? प्रश्न उसके काम को लेकर के ही है। तो क्या शुक्र का संबंध काम से है? उसके काम से है जी। नौकरी 6ठे से क्या 10वें से? 6th हाउस। 6th हाउस से वो अस्त पड़ा है तो काम कैसे हो? वो तो 1 साल अस्त रहेगा। हाँ, जितना भी टाइम रहेगा। नहीं, मेरा मतलब पूरा 1 साल रहेगी उसके अंतर तो। हाँ, वो परेशान वैसे ही घूमता फिरेगा, ग्रह में ही दम नहीं है, इसने नौकरी लगवानी है। तो इसका उपाय करवाना चाहिए। उपाय कराओ, पर अस्त ग्रहों का उपाय जल्दी से हो नहीं पाता। ठीक है जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।